वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे 7 प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। हमारे साथ जम्मू श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और वाजू कसाना गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। क्या कुछ खास खबरें हैं? अजहर, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आज की क्या कुछ खबरें हैं खास? जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर अगर हम बात करें, लगातार जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को 1 साल मुकम्मल हो गए और इस बीच जो है काफी हमने देखा कि लोगों के बीच में जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि जिस मैनिफेस्टो को लेके वो लोगों से वोट मांगने गए थे, जिसमें सबसे पहले जो 12 गैस सिलेंडर और उसके बाद में जो बिजली जो 200 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त करने की बात की गई, तो इसको लेके जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला या यूं कहेंगे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से जो है बैक टू बैक जो है बयान सामने आ रहे हैं भाजपा की जानिब से या बाकी जितने भी अपोजिशन पार्टी है उनकी जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा कि भाजपा को सबसे पहले जो है 7 साल का जो है इंसाफ है वो देना पड़ेगा और 7 सालों में उन्होंने क्या कुछ किया है। लेकिन इस हवाले से जो है साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली की जानिब से जो है उमर अब्दुल्ला को एक राहत का पैगाम इस प्रकार से है कि उनको अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो उसमें बढ़ोतरी मिल सकती है, क्योंकि अभी बैक टू बैक वहां से भी मीटिंगें हो रही है। तो इस हवाले से भी उनको कुछ मजीद जो है पावर जो है वो दिए जाएंगे। जिस तरीके से लगातार जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला या उनकी सरकार में जितने भी मंत्री थे उनका साफ और स्पष्ट कहना था कि चीफ मिनिस्टर के पास भी अभी भी वो पावर्स नहीं है, जिसको लेके वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से वो बार बार रुजू कर रहे हैं कि ताकि वो जितने भी काम है पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में जितने भी काम है तमीर तरक्की के वो कर सके। लेकिन इस हवाले से जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में एक खुसूसी बैक टू बैक मीटिंगें होने जा रही है और कहीं ना कहीं शाम तक ये आशंका लगाई जा रही है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को जो है एक राहत का पैगाम यहाँ पे मिल सकता है, उसको मजीद जो है पावर जो है वो मिल सकता है, जिसमें पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, कल्चरल और काफी सारे जो डिपार्टमेंट है उनके जो पावर्स है वो मिल सकते हैं। और खुसूसन जो शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट है यानी सिकम्स है उसका जो पूरा कंट्रोल जो सेंटर के पास था या हम यूं कहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास था, और ये भी आशंका लगाई जा रही है कि वो पावर भी अब वापस जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला या इस उमर अब्दुल्ला सरकार को मिल सकती है। ये एक राहत की यहाँ पे जो खबर है वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को मिल सकती है। दूसरी जान से कल रात भर में भी एक कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें आने वाले जो असेंबली सेशन में जो बिल पास करने हैं, जिसमें पर्टिकुलरली मेरिट असिस्टेंस जिसमें जो एजुकेशन का बार रखा गया था अब उसको भी खत्म करने की यहाँ पे बात की जा रही है। और इसी तरीके से काफी सारे जो प्रस्ताव बिल्स है वो अब की बात जो है असेंबली सेशन में रखने जा रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर हम सियासी गलियारों की बात करें, लगातार बाईपोल इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें नॉर्थ कश्मीर, बडगाम और इसी तरीके से जम्मू क्षेत्र के नगरोटा इलाके की अगर हम बात करें जिसमें देवेंद्र रैना की जो बेटी है जो दिव्या राणा वो अभी मैदान में है, क्योंकि इससे पहले जो है उसके जो फादर है उसका देहांत हो गया था, जो कि बीजेपी के टिकट से उन्होंने नगरोटा सीट से जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन कल शाम भी एक राहत की सांस ये मिली कि बीजेपी की ओर से उसकी बेटी को यहाँ पे टिकट मिली और वो भाजपा के टिकट से अभी इलेक्शन लड़ने जा रही है। अगर हम आंकड़ों की यहाँ पे बात करें, आंकड़ों के हिसाब से जब देवेंद्र रैना ने ये इलेक्शन जीता था 2024 में, जिसमें उन्होंने तकरीबन 48,113 जो वोट है वो हासिल किए थे, और इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तकरीबन 17,500 वोट जो है वो हासिल किए गए थे, और इसी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से तकरीबन 6,000 वोट वहां से हासिल किए गए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गिरफ्त है वो बढ़ोतरी जो है वो भाजपा की यहाँ पे दिख रही है। और जिस तरीके से बडगाम में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने ही जो मेंबर पार्लियामेंट है आगा रूहुल्ला ने साफ तौर से इनकार किया है कि वो किसी भी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे बडगाम के बाईपोल इलेक्शन में, और उसने साफ और स्पष्ट कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो वादे किए गए थे इलेक्शन से पहले, जो मैनिफेस्टो था उससे उन्होंने अभी तक काम नहीं किया था। और इसको लेके भी जो उनका खुसूसी जो मुद्दा रहा है रिजर्वेशन के हवाले से, जिसमें उन्होंने जो है सीएम
के रीजन से भी जो अपोजिशन के पार्टीज के जो लीडर हैं, जिसमें वही फरा और खुद आगा रहुल्ला ने उसके सामने जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के घर के सामने जो धरना दिया था, और उसके बाद में लगातार उसके बाद में हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी जिस तरीके से आगा रहुल्ला को लेके भी काफी सारे जो बातें हैं वो सामने आ रही है। लेकिन आने वाले समय बताएगा कि बाई पोल इलेक्शन में किसके सर पे सहरा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम नगरोटा की फिर से बात करें तो नगरोटा में जिस तरीके से दिव्या राणा की जो फादर थे, उन्होंने भाजपा से जो जीत हासिल की थी, लेकिन उससे पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन्होंने वहां से जो किनारा कशी की थी, और भाजपा में उन्होंने फिर भाजपा की टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो कहीं ना कहीं वहां पे जो वोट बैंक था, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपना वोट बैंक था और भाजपा का जो अपना वोट बैंक है, उससे उसका पूरा कर्व है। और आने वाले समय में लग रहा है कि यहाँ पे बढ़ोतरी जो है नगरोटा सीट पे जो है दिव्या रानी यहाँ पे जीत हासिल कर सकती है। लेकिन दूसरी जानिब से जो बड़गांव वाली सीट है, इससे अभी करारदारियां शुरू हो गई है, काफी सारी जो आलोचनाएं हैं वो शुरू हो गई है। अगर हम तीसरी खबर, अहम खबर की अगर हम बात करें, लगातार जम्मू कश्मीर में जो रिसेंटली जो फ्लड सिचुएशन हुई थी, और उसके बाद में जम्मू के काफी सारे एरियाज में, पर्टिकुलरली कश्तवाड़ के कसोटी इलाके में या डोडा के और काफी सारे इलाके में काफी सारे जो जाने हैं वो चली गई थी। लेकिन उसके बाद में एक बड़ा जो सेक्टर था वो इस प्रकार से था कि काफी सारी जो फैमिलियां थी वो खुले आसमान के नीचे आ गई थी। लेकिन उनकी एक बार फिर गुहार है सरकार से, पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि उनको जो सर्दियों से पहले उनके लिए एक छत जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। और इसी प्रकार से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, रिसेंटली जो जितने भी फायर विक्टिम्स है काफी सारे इलाकों में, अनंतनाग के, कुकरनाग या कुलगाम के बाकी सारे क्षेत्रों में काफी सारे जो मकान है वो आके ध्वस्त हो गए हैं, और जिसकी वजह से काफी सारी फैमिलियां जो है आज की डेट में जो है खुले आसमान के नीचे है। उन्होंने भी एक बार फिर राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से एक बार फिर मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि आने वाले समय में अभी कुछ महीनों के बाद में पर्टिकुलरली घाटी में एक कठोर वाली सर्दी जो है वो स्टार्ट होगी, और जिसके लिए जो है आम इंसान को यहाँ पे छत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन्होंने एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील किया है कि वो आने वाले समय में जो है इनके लिए एक छत जो है वो मुकम्मल किया जाए। और इसी प्रकार से अगर हम मौसम की बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि अपर ईस्ट में पर्टिकुलरली जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन एरियाज है वहां पे हमने देखा कि हल्की फुल्की सी जो बर्फबारी है वो देखने को मिली। हालांकि मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी हुई, लेकिन अब की बात जो मौसम विभाग का मानना है कि अगले कई दिनों तक जो है मौसम खुशक रहने का इम्कान है। और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हार्वेस्टिंग का सीजन भी पीक पर है, और इसको लेके भी किसान काफी खुश नजर आ रहा है। सोनिया, ठीक है अजहर, आपसे ज्यादा जानकारी ले लूंगी। हमारे यूपी से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आपसे ज्यादा जानकारी ले लूंगी इसके बाद, लेकिन उससे पहले राघवेंद्र आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है उत्तर प्रदेश से, आज क्या कुछ अपडेट्स है? बिल्कुल सोनिया, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दर्जनों रैलियां बिहार में लगी हुई हैं। आज उसका श्रीगणेश सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। दानापुर और सहरसा में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, और जाने के पहले भी उन्हें एक्स प्लेटफॉर्म पे बिहार के लोगों को वहाँ की लोकल भाषा में, बिहार के बहनों नमस्कार, बंधुगण नमस्कार, हम बिहार आ रहे हैं। तो एक तरह से वो कहा जा सकता है कि जो लोकल भाषा है बिहार की, उससे बिहार की जनता को सीधे कनेक्ट करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा, जैसा कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करके दर्शा दिया। तो आज केशव प्रसाद मौर्य जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बिहार दौरा है। वहीं लखनऊ की बात करें तो आप मिशन शक्ति के तहत दीप प्रज्वलन का काम केडी सिंह बाबू स्टेडियम में शाम को 5 बजे रखा गया है। 5 से 6 बजे के बीच में एक कार्यक्रम आयोजित होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को सही करने, उनको कहीं से किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाया गया मिशन शक्ति का ये कार्यक्रम अनवरत किसी न किसी कार्यक्रम के रूप में किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहा है। उसी कड़ी में आज दीप प्रज्वलन का काम किया जाएगा। और वहीं हम बात कर रहे हैं रामायण से सुसज्जित वैक्स का जो संग्रहालय बना है अयोध्या में, उसका उद्घाटन दीपोत्सव के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। बनकर पूरी तरह से काशीराम जो कॉलोनी है उसके सामने ये वैक्स म्यूजियम बना है। इसमें त्रेता युग की जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी कल्पनाएं हैं, जो भी त्रेता युग कालीन की जो भी हमारे दर्शनीय चीज़ें हैं, उनको इस म्यूजियम में उकेरा गया है। तो एक तरह से एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या में मिलने जा रही है। वहीं हम बात कर लें दीपोत्सव की,
तैयारियां अयोध्या में जोरों शोरों से चल रही हैं। आज से दीप सजाने का काम किया जाएगा। 26,11,101 दीप प्रज्वलन का काम इस बार के अयोध्या दीपोत्सव में रखा गया है। तमाम घाट बनाए गए हैं। 53,000 वॉलेंटियर लगाए गए हैं जो दीप प्रज्वलन का काम करेंगे। 22,000 लोगों को बैठने की, जो श्रद्धालु आए दीप प्रज्वलन का काम, दीप प्रज्वलन देखने, जो वहाँ पे तमाम आयोजन हो गए एआई टेक्निक के आधार पे, तमाम फसाड लाइटें जो लगी हुई हैं उनको देखने, तो 22,000 के स्टेमिना का सरयू घाट पे बनाया गया है जिस पे श्रद्धालु बैठ करके उसे देख सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार दीपोत्सव का एक के बाद एक रिकॉर्ड योगी सरकार ने खुद ही अपना तोड़ा है, इस बार भी पिछले साल के 25 लाख के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 26,11,101 दीप प्रज्वलन के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर से ये संख्या दर्ज हो जाएगी। इसके अलावा लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में एलडीए ने लगभग 350 से अधिक ऐसी परिसंपत्तियों को चिन्हित किया है जो बिल्डरों और इंजीनियरों की मिली भगत से गलत प्लाटिंग की गई या गलत फ्लैट बना दिए गए या गलत फ्लैट आवंटित कर दिए गए, जिसमें सैकड़ों में ताले लग चुके हैं और अभी आगे की कार्रवाई एलडीए की तरफ से देखने को मिलेगी। वहीं हम बात कर लें खाद्य विभाग की, तो चूंकि दीपावली का त्यौहार है, यहाँ जिस तरह से नकली मेवे, नकली पनीर मिल रही है, गाजियाबाद में भी 750 किलो की पनीर जो घटिया बनी हुई थी, जिसकी गुणवत्ता सही नहीं थी, खाद्य विभाग की टीम ने उसे नष्ट किया है। वहीं आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी में तमाम ऐसे जनपद हैं जहां खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इस तरह के जो भी गुणवत्ता विहीन पनीर हैं, जो खाने योग्य नहीं हैं, कहीं ना कहीं जहरीले हैं, सिंथेटिक बनाए गए हैं, उन पर खाद्य विभाग की कार्रवाई लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरह से नकली खाद्य सामग्री ये मिल रही है, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि बाजार में किस तरह के लोग आ गए हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की जान से खेलने के लिए भी उन्हें तनिक भी डर नहीं है और इस तरह की खाद्य सामग्री मार्केट में बेचने की कोशिश की जा रही है। तो खाद्य विभाग की टीम लगातार अपनी सक्रियता इसमें दिखा रही है। वहीं हम बात कर लें मौसम विभाग की, तो मौसम अब बारिश का नहीं है। हर जगह, चाहे हम तराई बेल्ट की बात कर लें, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलिया, देवरिया, महाराजगंज, ये सब जो जनपद हैं, कुशीनगर, अब इस समय जो भी बादल दिखाई दे रहे थे वो बादल भी छट गए हैं। हालांकि मौसम ने करवट लिया है, तापमान में काफ़ी गिरावट भी आ गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि महीनों से मौसम की मार जो प्रदेश की जनता झेल रही थी, बाढ़ की आपदा की विभीषिका से जूझ रही थी, उससे उसको निजात मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम राजनीतिक हलचल की बात कर लें तो यहाँ पे मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है और जिस तरह से फतेहपुर में एक दलित समाज की हत्या हो गई थी, राहुल गांधी कल फतेहपुर पहुँच रहे हैं और वहाँ पे पीड़ितों से वो मुलाकात करेंगे। बिल्कुल राघवेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो इस मामले को और भुनाने की कोशिश लगातार जारी है उत्तर प्रदेश में। वासु हमारे साथ जुड़े हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। देहरादून से हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन वासु, क्या कुछ जानकारी है गाजियाबाद से आज की? देखने को मिली है, कल साहिबाबाद में खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 700 किलो पनीर जो कि गुणवत्ता अच्छी नहीं थी उसको नष्ट किया था। वही साथ में उसी कार्रवाई कृषि विभाग की तरफ से देखने को मिली थी, जहां मुरादनगर में एक गोदाम में नकली खाद बनाया जा रहा था, उसकी अनुमानित कीमत लगभग 14 लाख से। एसटीएफ और जो कृषि विभाग है उसने संयुक्त ऑपरेशन करते हुए फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था और कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी की गई है और जो खाद है उसे सील किया, खाद फैक्ट्री को सील किया गया है। वहीं सोनिया, आपको जो गाजियाबाद से जो बड़ी खबर है वो बताना चाहूंगा। गाजियाबाद में कल ईडी की रेड पड़ी थी लौनी के राम नगर में, जहां करीब ईडी की जो टीम 18 घंटा लगातार अलुमुद्दीन अंसारी और नफीस नामक युवक के घर कार्रवाई करती दिखाई दी। देखिए सोनिया, ये जो ईडी की जो रेड थी, उससे जानकारी मिली है कि ईडी की रेड फर्जी कंपनी के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले जो ये जो था इसको लेके की गई थी। लविस उर्फ नवाब ये दुबई में बैठकर कंपनी बनाकर भारत के होने वाले लोगों का पैसा इन्वेस्ट करा रहा था और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ स्कैम कर रहा था। हालांकि जो ईडी की टीम है उसकी तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन
की माने तो ईडी की टीम ने नफीस और अलुमुद्दीन अंसारी के घर से भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेज बरामद किए हैं। ठीक है वासु। जी सोनिया, उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आज उत्तराखंड से रिलेटेड? पहले आया था कि यहाँ पर उत्तराखंड में जो है डेमोग्राफिक चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जो है इस तरीके की स्थिति जो है वो बन रही है और उन पर जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है वो सरकार जो है वो करेगी। उसको लेकर जिस तरीके से ये कहा, विकास नगर में एक मामला जिस तरीके से आया था कि फर्जी तरीके से जो है ज़मीन के कागजात जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, साथ ही साथ आधार कार्ड, इन तमाम सारे जो चीज़ें हैं वो फर्जी तरीके से जो है वो तैयार किए जा रहे थे। तो उसको लेकर जिस तरीके से एक विशेष समुदाय वर्ग के व्यक्ति का शामिल होना जो है वो पाया गया था और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये कहना था कि यहाँ पर जो है काफ़ी दिनों से जो है वो डेमोग्राफिक चेंज जो है वो आ रहा है और उसको लेकर लगातार जो है वो सरकार कार्रवाई भी कर रही थी। जिस तरीके से कालनेमी ऑपरेशन कालनेमी के तहत भी लगातार जो है वो कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पुलिस की ओर से लगातार सत्यापन अभियान के तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही है और साथ ही जिस तरीके से पेपर लीक मामले में हो, तमाम सारी चीज़ों में जिस तरीके से एक विशेष समुदाय का हाथ पाया जा रहा है, तो इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री लगातार इस चीज़ को कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से जो सत्यापन अभियान हो या तमाम सारे जो अभियान जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से जो चलाए जा रहे हैं, सरकार ने जिस तरीके से कहा था कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाए। जो छद्म वेशधारी हैं, जो जिस तरीके से भगवा पहनकर जिस तरीके से यहाँ पर घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। तो उसमें कई सारे बांग्लादेशी नागरिक भी जिस तरीके से पाए गए, उन पर भी कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। हालांकि विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है कि अगर यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो आखिर सरकार और यहाँ पर बैठे अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जो है वो की जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए, जिस तरीके से कांग्रेस में जल्द ही महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव की जो वेणुगोपाल हैं वो उनके साथ जिस तरीके से जो बैठक हुई है, बैठक में जो है जो कांग्रेस के उत्तराखंड में 27 संगठनात्मक जिले हैं, वहां पर जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की घोषणा जो है वो जल्द जो है वो हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जो पर्यवेक्षकों ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें प्रीतम सिंह, हरीश रावत, गणेश गोदियाल, करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जो है वो सुझाव जो है वो ले लिए गए हैं। खुद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली दौरे पर है, वहाँ पर बैठकें जो है वो चल रही है। तो ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि दिवाली से पहले या दिवाली के बाद जल्द ही कांग्रेस जो है अपने संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की घोषणा जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि 2027 के चुनाव को लेकर एक टीम जो है वो तैयार जो है वो की जा सकती है। तो ऐसे में उसको लेकर जो है वो कांग्रेस जो है दिल्ली में बैठक जो है वो कर रही है। वहीं तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एक बार फिर उत्तराखंड में जो 5 मंत्री पद जो खाली हैं उसको लेकर मंत्री पद भरे जाने को लेकर चर्चाएं जो है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 17 अक्टूबर को दिल्ली दौरे पर रहेंगे और वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी जिस तरीके से मंत्री पद भरने को लेकर जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। उन्होंने हालांकि अब डिसीजन जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेना है, साथ साथ पार्टी हाईकमान की ओर से जो है ये डिसीजन होगा कि किस तरीके से जो और कब जो है मंत्री पद जो है वो भरे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो 5 मंत्री पद जो है प्रदेश में खाली चल रहे हैं उसको लेकर जो है कई जो है दिनों से जो है टाला जा रहा है कि जल्द जो है वो घोषणा हो जाएगी। पहले ये माना जा रहा था कि नवरात्र में जो है मंत्री पदों को जो है वो भरा जाएगा, उसके बाद नवरात्र भी खत्म हुए, उसके बाद ये माना जा रहा है कि दिवाली के बाद जो है मंत्री पद जो है वो भरे जा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है मंत्री पद जो है वो नहीं भरे गए, उसको लेकर जो है एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो चुकी है कि जल्द जो है मंत्री पद जो है उत्तराखंड में भरे जा सकते हैं। जी राघवेंद्र, आपके पास आते हुए जो बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसकी आंच अब यूपी तक भी पहुंच गई है। यूपी से सीएम योगी वहां स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं, यानी कि बिहार वाले समझ गए हैं कि यूपी में जो सीएम योगी की छवि है वो बिहार में भी असर डालेगी।
बिल्कुल सोनिया, सीएम योगी आदित्यनाथ इकलौते वो सीएम हैं जो मोदी के बाद सर्वाधिक पसंद किए जाते हैं। इतना ही नहीं, लोगों को एक विश्वसनीयता है कि एक सन्यासी समाज के लिए काम कर रहा है, प्रदेश के लिए काम कर रहा है। और इनकी जो बुलडोजर नीति थी सुरक्षा को लेकर के, अपराधियों माफियाओं का सफाया करने को लेकर के, वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हम बिहार की बात कर लें, बंगलौर की बात कर लें, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, मध्य प्रदेश की कर लें, छत्तीसगढ़ की कर लें, इनकी बुलडोजर नीति को हर राज्य ने अपनाने का काम किया। और फिर अपराधियों माफियाओं पे जो पेशेवर लोग थे, जो सरकारी नूजल ज़मीनों पे कब्जा करते थे, उससे छुटकारा दिलाने में जिस तरह से बुलडोजर ने अपनी अहम भूमिका निभाई। हालांकि बुलडोजर नकारात्मक चीज़ के लिए जाना जाता है, लेकिन यही बुलडोजर इतना पॉजिटिव हुआ कि बीजेपी को यहाँ पे 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि कोई सरकार रिपीट हुई और भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी हुई और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम बने। और योगी की यही जो सब नीतियाँ हैं, जो कार्य करने की स्टाइल है, महिला सुरक्षा को लेकर, आम जनमानस की सुरक्षा को लेकर, निवेश का माहौल बनाने को लेकर बिहार में भी भारी डिमांड थी और लोग योगी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। इनके जो आक्रामक तेवर होते हैं रैलियों में, वो जनता को आकर्षित करते हैं और बिहार की जनता भी लगातार मांग कर रही थी। वहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शेड्यूल हमारे वहाँ लग जाए, हमारे वहाँ रैली लग जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक तो बिहार में चुनावी ताल ठोकेंगे ही, जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की दर्जनों सभाएं ये बताती हैं कि बिहार वासी आज भी योगी आदित्यनाथ को कितना चाहते हैं या कितना सुनना चाहते हैं। अब देखना होगा कि कितना प्रभाव योगी की रैलियों से पड़ता है। हालांकि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, योगी आदित्यनाथ जिस राज्य में भी गए हैं रैलियों में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को औसत से अधिक 60%, 70%, 80% के आसपास सफलता मिली है। जी सुनिए। बिल्कुल, और इसी का नतीजा है कि आज वो स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार के दौरे पर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।